Hello everyone, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पारुल चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके सेशन में। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सुनील कुमार, संगम, बिट्टल, रीता, दिव्यांशी, ब्यूटी, देव सिंह, गौरव, पुरुषोत्तम, आदित्य, विवेकानंद और कोमल, प्रियंका, शिवम, मोनिका, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं और आपको बता सकूं कि यहाँ पे आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मैंने पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया आपकी, जो कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा सिस्टम था, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। फिर मैंने उसकी साइट्स उठाई हैं और साइट्स में मैंने कल कुछ साइट्स आपसे डिस्कस की थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगन के बारे में कि कालीबंगन से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन के बारे में बेटा हम आज पढ़ने वाले हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, यहां से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है ये हम देखेंगे। तो कालीबंगन से पहला लिखना, काले कांच की चूड़ियाँ हमें यहाँ से मिली हैं। काले कांच की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स बेटा हमें यहाँ से मिले हैं। काले कांच की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स हमें यहाँ से मिले हैं। ब्लैक बैंगल्स, काले कांच की चूड़ियां, क्लियर है। आगे चलते हैं, काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। उसके बाद दूसरा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड, एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड, एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड्स, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड्स हमें यहीं से मिले हैं। तीसरा बेटा, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल, ठीक है, लकड़ी का हल, जिसे हम कहेंगे वुडन प्लो, ठीक है, वुडन प्लो, यानी कि जुते हुए लकड़ी का हल हमें यहीं से मिला है। लकड़ी का हल, वुडन प्लो। उसके बाद चौथा लिखना, 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड, यानी कि 7 फायर पिट, 7 फायर पिट, 7 हवन कुंड हमें यहीं से मिले हैं। उसके अलावा यही कालीबंगा से बेटा हमें मिला है 7 हवन कुंड के अलावा भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य हमें मिले हैं। एविडेंस किसका मिला है? भूकंप का। तो भूकंप को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, यानी कि एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमें यहीं से मिला है। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमें, अर्थक्वेक हमें यहीं से मिला है, ठीक है। अर्थक्वेक यानी कि, एक मिनट, अर्थक्वेक, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साक्ष्य। उसके बाद छठा, लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली। ये जो हमें टॉयज मिल रहे हैं इनसे ही हमने आइडिया लगाया है कि इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि खिलौने अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर भी यही था। मैम रोज यही पढ़ाओगी? जी शिवम जी, यही पढ़ाऊंगी रोज जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगी। आप लोग कुछ भी कमेंट्स करते हो और फिर कुछ बोल दो तो बोलते हो कि मैम आप जो है गुस्सा हो गई। वुडन गटर, ठीक है, वुडन गटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लकड़ी की बनी नाली, ये आपका हो गया। इसके बाद 3 और पढ़ेंगे साइट्स, उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य। अंत्येष्टि संस्कार किसको कहते हैं?
बेटा जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके मरने के बाद में, ठीक है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद में आपके जो भी संस्कार किए जाते हैं, जो भी काम उस व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार के लिए इंग्लिश में एविडेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स, ठीक है, फ्यूनरल राइट्स, FUNERAL, और लास्ट लिखिएगा हाथी दांत की कंघी। अभी लिखने का टाइम दूंगी, मुझे ये और लिख लेने दीजिए। हाथी दांत की कंघी, यानी हाथी के दांत से बनी हुई कंघी हमें मिली है, जिसे हम कहते हैं आइवरी कॉम्ब, जिसे हम कहते हैं आइवरी कॉम्ब। ये सब हमें इस जगह से मिला है जिसको हम कालीबंगा कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, लकड़ी की बनी नाली, भूकंप के साक्ष्य, हवन कुंड, लकड़ी का हल, जुते हुए खेत के साक्ष्य, काले कांच की चूड़ियां, और बेटा अगर हम बात करें तो हाथी दांत की कंघी, ये हमें यहां से मिले हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाली बच्चा पूछ रहा है, इस तरीके की बनी हुई होती हैं, इसमें से यहां से घरों से निकलने वाली जो भी गंदगी होती है वो सब इन्हीं में बह जाती है, ठीक है। तो ये हमें लकड़ी के शेप में मिली है, एक लकड़ी से बनी नाली मिली हुई थी जो उसी तरीके से बनाई गई थी। तो उनसे ही हमने अंदाजा बनाया कि यहाँ पे नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये आपको ध्यान रखना है। हल मिट्टी का भी मिला था, हल मिट्टी का भी मिला था और लकड़ी का भी मिला था, मना थोड़ी क्या है, खिलौने के रूप में भी आपके जो है हल मिले हैं, लेकिन लकड़ी का हल हमें कालीबंगन से, स्पेशली कालीबंगा से मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो हल होता है वो खेतों को जोतने के काम आता है, तो जब जुते हुए खेत मिले हैं तो लकड़ी का हल भी हमें यहीं से मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाथी दांत की कंघी हमें मिली है। नेक्स्ट एक बच्चा कह रहा है कि मैम धोलावीरा भी तो होता है, चलो धोलावीरा के बारे में भी बता देती हूँ कि धोलावीरा से हमें क्या क्या मिला है। धोलावीरा जो कि 3 टीलों में विभाजित था, एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धोलावीरा जो कि 3 टीलों में विभाजित था, ठीक है। 7th पॉइंट बताना मैम, 7th पॉइंट अभी मैंने समझाया है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब किसी व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है, उसके अंत होने के बाद में उसके घर वाले जो भी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ जिसको आप बोलते हैं भोज, कहीं बोलते हैं तेरवी, तो ये सब क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार। जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं किसी व्यक्ति के मरने के बाद, वही आपका साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अब हम बात करते हैं धोलावीरा। माइक और मैं थोड़ा और दूर कर देती हूं, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात में है। यहां सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था जल प्रबंधन व्यवस्था। यहां वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया गया था। वाटर मैनेजमेंट, जल की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा बेटा धोलावीरा का ही माना जाता है। वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन की व्यवस्था। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहीं से मिले हैं हमें सुनामी के साक्ष्य, सुनामी का साक्ष्य, ठीक है, सुनामी का साक्ष्य, ठीक है, सुनामी का साक्ष्य यानी सुनामी एविडेंस बेटा हमें यहीं पर मिल रहे हैं। सुनामी के साक्ष्य हमें यहीं से मिल रहे हैं, ठीक। उसके बाद स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम समझते हैं ना, जहां पे लोग खेलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य, ठीक है, स्टेडियम के साक्ष्य यानी स्टेडियम एविडेंस बेटा यहीं से हमें मिलते हैं। स्टेडियम एविडेंस यहीं से मिलते हैं।
स्टेडियम क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा इस तरीके का एरिया होता है जिसमें प्लेयर्स खेलने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहीं से हमें क्या मिले हैं, यहीं से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्पीड एकदम मेंटेन है, ना तो कोई ये कमेंट करेगा कि तेज पढ़ाओ और ना कोई ये कहेगा कि धीरे पढ़ाओ। इससे धीरे पढ़ाऊंगी तो नींद आएगी, इससे फास्ट पढ़ाऊंगी तो उन बच्चों को समझ नहीं आएगा जिन बच्चों ने इसको यहाँ पे ये सोच के लिया है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा। तो आप मुझे स्पीड के बारे में मत बताइए प्लीज, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगला साइट लिखिएगा सुरकोतदा। ठीक है, सुरकोतदा, सुरकोतदा, ये यहाँ पर आप लिखिए सुरकोतदा, सुरकोतदा। ठीक है, अगर हम सुरकोतदा की बात करते हैं, सुरकोतदा, तो यहां से हमें घोड़े यानी कि हॉर्स, ठीक है, घोड़े, हाथी और भेड़िए की हड्डी, घोड़े, हाथी यानी एलिफेंट, भेड़िया, इन सब की क्या मिली हैं हमें, यहां से हड्डियां, यहां से हमें बोन्स मिली हैं, इनकी बोन्स, हड्डियां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुरकोतदा जो एक साइट है, एक स्थल है, यहां से, अच्छा ये वोल्फ, इसकी इंग्लिश रह गई है भेड़िया, वोल्फ। ठीक, आगे और सुरकोतदा से हमें क्या मिला है, पत्थर की किलेबंदी, पत्थर की किलेबंदी, स्टोन, स्टोन फोर्टिफिकेशन, स्टोन फोर्टिफिकेशन, स्टोन फोर्टिफिकेशंस, स्टोन फोर्टिफिकेशंस। ठीक, नेक्स्ट स्टोन फोर्टिफिकेशन, फोर्ट मैंने बताया था आपको सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें। सुरकोतदा कहां पर था, दिशा गुजरात में था, आपको बता चुकी हूं ये मैं पहले ही। ठीक, ये आपको दिखा चुकी, मतलब लिखा भी चुकी हूं और बता भी चुकी हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुरकोतदा के बाद लास्ट हम लिखेंगे, लास्ट साइट बनावली, जो कि हमारा हरियाणा के अंदर है। बनावली, बनावली हरियाणा में है, यहां से भी हमें मिली है हाथी दांत की कंघी, यहां से भी मिली है हाथी दांत की कंघी। आइवरी कॉम्ब, आइवरी कॉम्ब जो हाथियों के दांतों से बनी हुई है, आइवरी कॉम्ब। और हमें यहां से मिले हैं जौ के दाने, जौ के दाने हमें यहीं से मिले हैं। और देखो आप बोल रहे थे ना कि मिट्टी का भी तो हल मिला था, तो मिट्टी का हल हमें यहां से मिला है। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखवाया था आपको, कहाँ गया आपका कालीबंगन, लकड़ी का हल, और मिट्टी का हल हमें कहां से मिल रहा है, मिट्टी का हल मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, क्ले प्लो हमें कहां से मिला है, बनावली हरियाणा से। और ये जो मिट्टी का हल है ये खिलौने के रूप में है प्यारे बच्चे, खिलौने के रूप में, यानी कि एक टॉय के रूप में हमें यहां से मिला है। खिलौना मतलब टॉय, टॉय का हमें मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बनावली हरियाणा में है। ये आपका आज यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर खत्म होता है। और आज ही बेटा जैसा कि मैंने बोला था, मैं शुरू करूंगी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसे हम कहेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों ध्यान से चीज़ों को सुन लो, इसी में आपका भला है, कमेंट्स करने पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है कि मैम मेरा नाम ले लेंगी कि नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ठीक है, तो आपका वैदिक सभ्यता जो है आपका नया चैप्टर है जो इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होता है। और अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से अगर मैं आपसे बोलूं तो पहला लिखना पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आपको याद रखना है, ये लिखना है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल जिसे हम कहते हैं प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व या बीसी तक इसका टाइम बताया जाता है। इस पूर्व वैदिक काल को कई बार ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल या प्यारे बच्चे ऋग वैदिक पीरियड भी इसी को कहा जाता है। ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ही कहा जाता है। अगर कहीं पूर्व वैदिक काल की जगह ऋग वैदिक काल लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व वैदिक काल हो या ऋग वैदिक काल हो, एक ही बात होती है। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। ये सब बेटा ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात कि लोथल से मिली है, लोथल से मिली है। बेटा देखना नहीं है, हाथी दांत की कंघी ऐसा नहीं है कि लोथल से मिली है तो हाथी दांत की कंघी सुरकोतदा से नहीं मिल सकती। ठीक है, हाथी दांत की कंघी हमें सुरकोतदा कह रही हूँ, बनावली मैंने लिखवाया है, कहाँ गया, हाथी दांत की कंघी, आइवरी कॉम्ब, ऐसा थोड़ी है कि एक जगह से एक ही चीज मिली है, नहीं, एक जगह से कई सारी चीजें मिली हैं और एक चीज भी कई जगह से मिली है। तो बनावली से भी मिली है और जो आप कह रहे हैं, जो मैंने कल लिखवाया था, वहां से भी मिली है। जो आप बोल रहे हैं साइट का नाम, ये गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों जगह से मिली है बेटा, दोनों जगह से। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 से लेके 600 ईस्वी तक है। और आपको बता दूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लोहे का उपयोग, मैंने आपको बोला था आगे बताऊंगी, लोहे का उपयोग यहीं होता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में यूज ऑफ आयरन, यहां पर यूज शुरू होता है आयरन का, यूज ऑफ आयरन। और इस लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं प्यारे बच्चे, अतरंजी खेड़ा। लोहे के उपयोग के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं अतरंजी खेड़ा से। और मैम ये अतरंजी खेड़ा हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करूंगी। अतरंजी खेड़ा आपको मिलेगा एटा में, और एटा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। तो यूपी के एटा के अतरंजी खेड़ा में हमने ये साक्ष्य मिला है। ये क्या है, ये लोहे के उपयोग का, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है कि लोहे का उपयोग किया, इस तरीके का साक्ष्य, तो मैं कहूँगी कि अतरंजी खेड़ा से इस चीज का एविडेंस मिला है कि अतरंजी खेड़ा जो कि एक प्लेस है और जो कि एटा में है, और जो कि एटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। तो ईशा के जन्म से पहले की घटनाएं बीसी में आपकी बताई जाती हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब क्योंकि हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो इस वैदिक पीरियड में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूं कि हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा है कि भाई अभी तक आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे समाज कैसा था, वहाँ के लोग क्या क्या पहनते थे, क्या व्यापार करते थे, कौन कौन से व्यापार होते थे। अब आप क्योंकि वैदिक सभ्यता पढ़ोगे तो इसमें भी प्यारे बच्चे आपको ये भी बताया जाएगा कि देखिएगा यहाँ पे ये बताया जाएगा कि इस समय समाज कैसा था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थीं, यहाँ के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये कैसी सभ्यता थी, किन किन चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये भी हम यहाँ देखेंगे। ये जो शैतानियाँ है ना तुम्हारी कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये छोड़ दो, क्योंकि तुम जैसे रोज़ ऐसे बच्चे मिलते हैं, हम रोज़ ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो आप ये फालतू के कमेंट करते हो रिकॉर्डेड क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। और मैंने कल भी बोला था कि आपका ये जो RWA परिवार है ये बच्चों के भरोसे पे चल रहा है और बच्चों के भरोसे को ये परिवार कभी नहीं तोड़ता है। समझ में आया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो बताया था। ठीक है, नवीन सर की क्लास रहती है 3 बजे मैम, तो बेटा मेरी क्लास तो 4 बजे है ना, आप क्या चाहते हो? चलो अब ध्यान से सुनो, आगे हम बात करते हैं कल का ऑफ रहेगा या नहीं। ठीक है, बता दिया जाएगा आपको, अगर क्लास शेड्यूल होगी तो नहीं रहेगा और नहीं होगी तो होगा। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैदिक सभ्यता मतलब वेदों से रिलेट करता है। वेदों का संकलन किसने किया है, ये आपको ध्यान रखना है कि वेदों का संकलन क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेदों का संकलन, कंपाइलेशन ऑफ वेद। ठीक है, वेदों का संकलन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कंपाइलेशन ऑफ वेदास, इंग्लिश में कंपाइलेशन ऑफ वेदास, कंपाइलेशन ऑफ वेदास। बताइएगा बेटा किसने कंपाइल किया है वेदों को? कंपाइल करने का मतलब होता है एक जगह पर रखना। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है? एक जगह पर चीजों को रखना कंपाइल करने का मतलब होता है। तो वेदों का संकलन, इसको हम कह सकते हैं वेद व्यास। चलिए आपके जो टाइम को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं इसके बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। वेदों का संकलन किसने किया है? तो वेद व्यास ने किया है। कंपाइलेशन किसने किया है? वेद व्यास। इनको पूरा नाम है महर्षि वेद व्यास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक, आगे चलिए अगला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा मैम? महर्षि वेदव्यास ने संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले तो चलो ठीक है मैम आप बता रही हैं कि वेद हैं, सबसे पहले वेद आए, लेकिन वेद के बाद अगला क्या आया? तो वेद को सरल भाषा में लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं आपको बताऊंगी मैं। जैसे आपके 4 वेद हैं, एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है और एक अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये जो आपके वेद हैं इन वेदों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ठीक, तो आपका वेद आया, वेद के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद बेटा आरण्यक आए। ठीक, और उसके बाद आए आपके उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, ये आपके आए। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, ध्यान रखिएगा ये पूरा सीक्वेंस है और बेटा इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेना क्योंकि ये सीक्वेंस सीधा सीधा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो आपका ये पूरा सीक्वेंस है। उसके बाद अगला आपका एक और चीज लिखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सभ्यता है, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो वैदिक सभ्यता को किसने क्रिएट किया? तो वैदिक सभ्यता क्रिएटेड बाय द आर्यंस। आप लिख सकते हो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्रिएटेड बाय created by the Aryans, created by the Aryans। ठीक है, आर्यों ने इस सभ्यता को क्रिएट किया, इसका निर्माण किया, इसका सृजन किया। यानी कि आर्य जो कि भारत में आए, अब कहाँ से आए वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी आपके इतिहासकारों के, विद्वानों के अलग अलग जो है मत हैं। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, लेकिन सबसे मान्य मत कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आर्य कौन थे बेटा? अभी बताऊंगी आर्य कौन थे। सलीम खान, थोड़ा सा रुको, पूरा समझाऊंगी कि कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या किया इन्होंने आकर यहाँ पे, इनका कैसा समाज था, सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आर्य का मतलब पूछ रहा है बच्चा, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है बेटा? आर्य का अर्थ माना गया है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ होता है। और कुछ लोगों ने कहा कि आर्य जो हैं कहां से आए? एशिया से आए थे। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आर्य ध्रुवों से आए थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या यहां पे चीजें होती हैं। ठीक, तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। उसके बाद लिखना कि ये जो सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। यानी जो सिंधु सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, यानी कि सिटी सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता हमने कहा, और इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपकी विलेज सिविलाइजेशन थी। विलेज सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता जिसको हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गांव का विकास होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बेटा आपकी जो नई सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, वो ये कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि ये कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने ग्रामीण सभ्यता को विकसित किया, एक गांव की सभ्यता को विकसित किया, मतलब शहरों का पतन हो गया। शहरी सभ्यता जो कि एक सिंधु सभ्यता थी, उसके पतन के बाद फिर हमारा जो देश है ये कहा गया कि उसका पतन शुरू हो गया। ठीक है, उसका पतन शुरू हो गया। बेटा आगे आगे मत भागो, चीजें थोड़ा सा समझो। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने किस भाषा का प्रयोग किया था, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखना लैंग्वेज। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे ये, तो आप कहेंगे संस्कृत। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत इनकी भाषा थी। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वैदिक समाज की या वैदिक सभ्यता की हम लेंगे सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, कि ये समाज कैसा था, ये वैदिक सभ्यता कैसी थी। तो वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी, जनरल हम जो है इंफॉर्मेशन देखेंगे, कि जनरल चीज़ें देखेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यहाँ के जो ये आर्य थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि वेजिटेरियन
ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी, और मांसाहारी यानी कि वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। ठीक है, दोनों थे। ठीक है, वेज भी थे और नॉन वेज भी थे। मतलब ये आपके साग सब्जियां खाने वाले शाकाहारी, जो साग सब्जियों के साथ में मांस मछलियां भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, जोर से बोलिए। जोर से क्यों बोलना है? आपको आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, शाकाहारी के बाद आगे हम बात करेंगे तो हमें अगला पता होना चाहिए कि आपको मैं बता दूं कि यहां पे क्या हुआ था। हाउस कंस्ट्रक्शंस के साक्ष्य मिले हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन, लेकिन मकानों का निर्माण कैसा था? गांव में जैसा होता है, यानी कि सामान्यतः मकानों का निर्माण था, सामान्यतः मकानों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे गांव में घर होते हैं, इस तरीके की एक सभ्यता विकसित हो रही थी। ये मकान थे तो सही लेकिन पक्के नहीं थे, हाउस कंस्ट्रक्शन था तो, लेकिन ग्रामीणों की तरह था, क्योंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 4 वर्ग आपको दिखेंगे, 4 वर्ग। ठीक है, 4 क्लास आपको यहाँ दिखेंगी, 4 वर्ग आपको यहाँ दिखेंगे, जिसमें आपके एक होते थे पुरोहित। ठीक है, पुरोहित होते थे। दूसरे बेटा योद्धा, वॉरियर होते थे, योद्धा। व्यापारी, ट्रेडर्स, और बेटा आपके लास्ट थे श्रमिक, यानी कि वर्कर्स। ये 4 वर्ग आपको यहां दिखेंगे। एक पुरोहित हुआ करता था, एक योद्धा हुआ करता था, एक व्यापारी हुआ करता था, और एक श्रमिक हुआ करता था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा, अभी हम जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर ये सभ्यता कैसी दिखती थी। आखिर ये सभ्यता में राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हनुमंत प्रजापति का ये क्वेश्चन है। हनुमंत प्रजापति जी, मोहनजोदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और राखी गढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो इस समय पर पाकिस्तान में है। ठीक है मैडम जी, नोट्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक, तो ये 4 वर्ग आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पे ये जो सभ्यता है इसका भी पतन हुआ, तो सभ्यता के पतन का कारण, सभ्यता के पतन का कारण क्या था? सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, सभ्यता के पतन का कारण, रीजन, रीजन फॉर द, रीजन फॉर द, रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यहां पर भी माना जाता है बाढ़ या जलवायु परिवर्तन। क्या माना जाता है? कारण लिखिएगा, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं कि किसको माना जाता है, तो आप लिखेंगे कि मैम फ्लड और क्लाइमेट चेंज, फ्लड और क्लाइमेट चेंज, ये इस सभ्यता के पतन का कारण था।
ठीक है, ये इस सभ्यता के पतन का कारण था। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूं कि यहाँ के लोग माप तोल के लिए, मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते थे। मतलब अगर यहाँ पे किसी भी चीज को मापना होता था, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होता था, तो उसका गुणांक क्या था, किस उसमें ये करते थे। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में है ना जी, धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, लिखवा तो चुकी हूं, आप लोग रिवीजन क्यों नहीं करते बेटा। ठीक, इसको लिख लीजिए फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, माप तोल आगे लिखेंगे। यहां पे आपने लिख लिया होगा, मैं बहुत धीरे धीरे लिखवा रही हूं ताकि आप लिखें। माप तोल 16 के गुणक में थी। माप तोल 16 के गुणक में थी। 16 के गुणक में थी। माप तोल 16 के गुणक में थी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा, मेजरमेंट वर वेट वर, ऐसे लिखना, सॉरी, मेजरमेंट वेट वर मेजरमेंट लिख लिया। ठीक है, मेजरमेंट वेट वर इन मल्टीपल ऑफ 16, यानी 16 के गुणांक में यहां पे चीजों को रखा जाता था, 16 के गुणांक में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे, अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक नोट डलवाऊंगी मैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखना है, वो हड़प्पा सभ्यता से है, इसलिए मैं अलग से लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा हड़प्पा। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रही हूँ। हड़प्पा लिपि के लगभग, हड़प्पा लिपि के लगभग 400 अक्षर पाए गए इस सभ्यता के अंदर। इस सभ्यता के अंदर हड़प्पा स्क्रिप्ट के लगभग 400 अक्षर पाए गए। लिखना, अबाउट 400 letters have been found from the Harappan script. हड़प्पा सभ्यता के लगभग 400 अक्षर यहां पाए गए, यहां पे देखे गए। कितने अक्षर थे? 400। आपको ध्यान रखना है कि आपको अबाउट बताया है, लगभग बताया, और लगभग का मतलब है कि ये हो सकता है। अब आपके प्रश्नों का जो बम्पर जो भरमार लग रही है, और वो हेडिंग मैं अब देने वाली हूं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आर्यों का आगमन। कि भैया ये जो आर्य आप बता रहे हैं, इनकी सभ्यता मैम आप जो बता रही हैं, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, ये आए कहां से थे? ये आए कहां से थे? अच्छा, गडेरी वाला के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। गडेरी वाला पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको अलग से लिखवा दूंगी। अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्यों का आगमन, आर्यंस अराइवल, ठीक है, आर्यंस अराइवल, आर्यों का जो आगमन हुआ है वो कहां से हुआ है और किस किस ने इसको यहां पे बताया है। ठीक है, तो आर्यों का आगमन, आर्यन अराइवल प्लेस, आर्यों के आगमन का स्थान, आर्यों का आगमन स्थान या आर्यंस अराइवल प्लेस, स्थान क्या था? तो देखो यहां पे क्या क्या चीजें बोली गई हैं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं बात करती हूं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर, ध्यान से सुनना, मैक्स मूलर, इनके बारे में पहले आप बात सुनो। मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य हैं, आर्य ये कहां से आए हैं? इन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए।
कहां से आए थे? मध्य एशिया से इन्होंने कहा कि आर्य आए। इन्होंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चीज का कोई साक्ष्य मिला है, तो इन्होंने ये कहा कि मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। इसके लिए एक बोग जकोई अभिलेख है। बोग जकोई अभिलेख वो इस चीज को बताता है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए। बोग जकोई अभिलेख इसका एक साक्ष्य है। इन्होंने कहा, मैक्स मूलर साहब ने कहा कि बोग जकोई अभिलेख यहां पे इन्होंने बोला और ये कहा कि ये जो अभिलेख है ये 1400 बीसी पुराना है। 1400 बीसी में ये अभिलेख बना था और इस अभिलेख से ये पता चलता है कि जो आर्य हैं ये बाहर से आए हुए व्यक्ति थे जो कि भारत में आए थे। कहां पे आए थे? भारत में आए थे। और ये अभिलेख कहां से मिला? तो बोग जकोई अभिलेख ये साक्ष्य बताता है कि ये मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर ने ये कहा, ध्यान से सुनो, एक स्टोरी सुनाती हूं। मैक्स मूलर ने ये कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पतन है वो आर्यों ने किया। आर्य विदेशी थे, ये भारत से नहीं थे। आर्य कहां से थे? विदेशी से, विदेश से थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये विदेश से आए हुए लोग हैं। मैक्स मूलर क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? ठीक है, क्या गलत कर दिया इसमें? मैक्स मूलर में मैक्स मूलर क्या लिखना है भाई? कैसे लिखना है आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए। आकर इनका आर्यों का इन्होंने बोला आर्यों ने, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के कि मैक्स मूलर के हिसाब से मैक्स मूलर साहब ने ये कहा कि जो आर्य हैं इन्होंने क्या किया? इनके अनुसार आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। आर्यों ने भारत पर आक्रमण, इनके हिसाब से जो आर्यंस थे इन्होंने इंडिया पर अटैक किया, आक्रमण किया, अटैक किया और इन्होंने कहा, अटैक करके इन्होंने क्या किया? अटैक करके इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और ये जो अटैक किया था आर्यों की तरफ से, इन्होंने एक और चीज कही। ठीक है, इन्होंने एक और चीज कही, एक मिनट, हाँ इधर देखो, अब देखो, इन्होंने कहा विनाश कर दिया। इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से कैसे आए, इनसे पूछा गया तो आपके मैक्स मूलर साहब ने कहा कि ये हिंदू कुश पर्वत से आए। इन्होंने ये कहा कि आर्य जो आए भारत पे इन्होंने अटैक किया। तो इनसे पूछा आए कहां से, तो इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से हिंदू कुश पर्वत होते हुए, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत में आए। भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर आकर इन्होंने पतन किया। तो इनसे पूछा गया कि भाई कैसे, इन्होंने एक हिसाब से बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया। तो फिर इन्होंने एक और रीजन दिया। इन्होंने कहा कि ये जो अटैक किया गया, और इन्होंने ये भी बताया कि जो आर्य थे, आर्य जो थे वो गोरे थे। कैसे थे आर्य? कैसे थे? गोरे। और आर्यों वर्सेस द्रविड़, यानी कि आर्यों और द्रविड़ों के बीच झगड़ा हुआ। द्रविड़ का मतलब है काले, और काले कौन माने इन्होंने? भारतीय। मैक्स मूलर ने कहा, मैक्स मूलर ने कहा कि काले और गोरों के बीच झगड़ा हुआ, यानी आर्य और द्रविड़ के बीच झगड़ा हुआ। और आर्यों का जो राजा था इस झगड़े में, तो आर्यों का राजा, इन्होंने कहा कि आर्यों का राजा था इसमें सुदास। इन्होंने कहा किंग ऑफ आर्यंस, किंग ऑफ आर्यंस, जो कि काले लोगों से लड़ा, उसका नाम है सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास। ये आर्यों का राजा था। और इसने क्या किया? इसने जो द्रविड़ हैं, ठीक है, द्रविड़ यानी कि काले, यानी कि भारतीय, ठीक है, जो द्रविड़ हैं इनकी तरफ से थे 10 राजा, 10 राजा, ठीक है, 10 राजा। तो इसने ये कहा मैक्स मूलर ने कि इन 10 राजाओं को सुदास ने हरा दिया।
ये जो 10 राजा आप देख रहे हो जो कि द्रविड़ हैं, इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में ये हार गए। और जब ये हार गए तो फिर जो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे, इन्होंने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया और फिर यहाँ पे इन्होंने एक नई सभ्यता बनाई जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने 10 राजाओं को आर्यों के राजा सुदास ने हरा दिया था। इस तरह की बातें इन्होंने कही। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे और भी लोग हैं जो इस बात को गलत ठहराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर की इस बात को तो माना जाता है कि आर्यंस जो हैं वो मध्य एशिया से आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि ये लोग बाहर से आए और इन्होंने आकर पूरी सभ्यता को, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसको खत्म कर दिया। पतन का मतलब होता है डिक्लाइन करना, चीज को खत्म कर देना, कि खत्म कर दिया। ठीक, तो इनकी इस बात को गलत माना गया कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का कारण था यहां का बाढ़ आना, जो कि आपको मोहनजोदाड़ो मूवी में भी दिखाया गया है। तो मैक्स मूलर ये बता रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर, इनका क्या कहना है? तो एडवर्ड मेयर कह रहे हैं कि नहीं, आर्य जो हैं वो पामीर पठार से आए थे। इनका आगमन कहां से हुआ था? पामीर पठार से हुआ था। इनके अनुसार पूरा भी लिख सकते हो, पामीर का पठार, प्लेटू ऑफ पामीर। पठार को इंग्लिश में कहते हैं प्लेटू। ठीक है, प्लेटू ये आपका कहा जाता है। तो प्लेटू ये आपका यहां से आए। लेकिन उसके बाद में और आपके इतिहासकार हैं पेनका और हर्ट। पेनका और हर्ट, इन दोनों ने कहा कि नहीं, ये लोग जर्मनी से आए, जर्मनी। ठीक, उसके बाद आपके देश के एक व्यक्ति जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य तिब्बत से आए। इन्होंने कहां से बताया? तिब्बत से। लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है कि आर्य कहां से आए थे? मैम, मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति हैं गाइल्स। गाइल्स ने कहा कि नहीं, ये हंगरी से आए थे, ये हंगरी से आए थे। फिर एक और लास्ट व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो श्री बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कहा कि ये कहां से आए? इन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, ये नॉर्थ पोल से आए, उत्तरी ध्रुव। इनका ये कहना था कि ये ध्रुव से आए। कौन से ध्रुव से? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से ये लोग आए हैं, उत्तरी ध्रुव से ये लोग आए हैं, इन्होंने कहा। और पामीर का पठार किसने कहा? एडवर्ड मेयर ने। ठीक, नॉर्थ पोल, एक मिनट स्पेलिंग ठीक करना, नॉर्थ पोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैम सबके बारे में क्यों माना जाता है, जबकि सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है? सबसे ज्यादा मान्यता है मैक्स मूलर की कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो आपने बाकी क्यों लिखवाए हैं? आपने बाकी क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि बेटा ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी ने कहां से बताया, या श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहां से बताया, इन लोगों ने कहां कहां से बताया कि आर्य आए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे की तरफ हम चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का जो समाज था वो उसमें 5 जन थे, 5 जन माने जाते थे। अभी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, यहां पे आगे बात करते हैं। आर्यों का 5 जन, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं जब मैं आज से इसको कंपेयर करूंगी। आर्यों का 5 जन। ठीक, आर्यंस, आर्यंस इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे पंचजन। यानी यहां का जो आपका पूरा देश इस समय था वो कैसे था, मतलब इस समय राष्ट्र का निर्माण कैसे होता था। तो देखो, सबसे पहले यहां पे लिखो राष्ट्र, यानी कि नेशन। तो राष्ट्र यहां की क्या हुआ करती थी? सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई।
यानी कि बिगेस्ट यूनिट इस समय की जो हुआ करती थी, सबसे बड़ी इकाई जो हुआ करती थी वो थी राष्ट्र। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ आर्यंस ये आपकी मानी जाती है। राष्ट्र के नीचे आते थे बेटा जन, जन को जन ही कहेंगे इसके नीचे। फिर इसके नीचे आते थे विश्व, और विश्व के नीचे आते थे ग्राम। विश्व के नीचे क्या आते थे? ग्राम। और ग्राम के नीचे आते थे बेटा कुल। ठीक है, कुल, कुल जिनको हम कहते हैं कुल यानी एक तरीके से परिवार। अब यहां की अगर हम इसी चीज को जो हमने इस टाइम पे देखी है वैदिक सभ्यता में, अगर हम इस चीज को आज देखते हैं, आज का मतलब है कि वर्तमान में कैसे देश बनता है, वर्तमान में। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये तो सबसे बड़ी इकाई थी, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पर भी सबसे पहले राष्ट्र ही आएगा, लेकिन राष्ट्र के बाद यहां पे जैसे यहां विश्व आ रहे हैं तो यहां पे राष्ट्र के बाद बेटा राज्य आ जाएंगे। राष्ट्र के बाद क्या आएगा? राज्य यानी कि स्टेट। यहां पे सबसे पहले नेशन, नेशन के बाद में होगा स्टेट। ठीक, स्टेट के बाद में आज के टाइम पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे मैम जो है क्या कहते हैं, स्टेट के बाद जिला आएगा। क्या आएगा? जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। जिला आ जाएगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या आएगा बेटा? डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट किस चीज में डिवाइड होता है? प्रखंडों में। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लॉक्स आ जाएंगे आपके। क्या आ जाएंगे? जिले के बाद खंड आ जाएगा, खंड यानी कि ब्लॉक। अभी समझा रही हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ब्लॉक, उसके बाद क्या आएगा मैम? ग्राम आएंगे, गांव आ जाएंगे यानी कि विलेज। और उसके बाद क्या आ जाएगा? खंड, ग्राम। और उसके बाद क्या आ जाएगा? राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड, ग्राम। और फिर आएगा परिवार यानी कि फैमिली। ये आपके इस तरीके से इस देश का निर्माण आज के समय में हो रहा है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्र, यहाँ पे भी राष्ट्र, राज्य की यहाँ पे राज्य, यहाँ पे जन, यहाँ पे जिले को क्या कहते थे? विश्व, यहाँ पे ग्राम को ग्राम, और परिवार यहाँ पे कुल। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या नहीं दिखेगा? खंड नहीं दिखेंगे। तो ये इस तरीके से था, आप लिख सकते हो। ठीक है, मंडल भी कहा जाता है कई जगह, जो खंड होते हैं इन्हें मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके आज का है और ये उस समय का आपका देश था। तो इस तरीके से निर्माण होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश लिखी हुई है, देखो तो ठीक से। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ाइए, ये लाइन टू लाइन ही पढ़ाइए। बताओ कहाँ आगे पीछे किया है? ये मैंने बताया है कि आज के समय में आपका देश ऐसा है, आज के समय में, और वैदिक सभ्यता में ऐसा था। उसमें राष्ट्र था, आज भी राष्ट्र है। यहाँ पे राज्य को जन कहते थे, जिला को यहाँ विश्व कहते थे, ग्राम को ग्राम ही कहते थे, परिवार को कुल कहते थे। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या मैंने आगे पीछे कर दिया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।